देखेंगे जी। अब अगली बात हमें याद रखनी है कि ये ह्यूमनिस्ट जो है, ये ह्यूमनिस्ट हैं कौन कौन, या इसकी बात किसने की थी। पहली बात, ह्यूमनिस्ट क्या मानते हैं कि अगर आप किसी को फ्रीडम देंगे, किसी को काम करने की चॉइस देंगे, उसी के लिए यही मोटिवेशन है। और वो फिर पर्सनल ग्रोथ, मतलब पर्सनली वो ग्रो करेगा, खुद से ग्रो करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और ये कहते हैं कि आप किसी को खुद से ग्रो करने की फ्रीडम दें। आगे मैनेजमेंट में भी हमने ह्यूमनिस्ट थ्योरीज पढ़नी, वहाँ पे मोटिवेशन की एक बड़ी थ्योरी है, वो पढ़ाई जाती है और वो पेपर में पूछता भी है। तो ये मोटिवेशन की बात करते हैं, पर्सनल फ्रीडम की बात करते हैं। पर्सनल फ्रीडम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया, पर्सनल फ्रीडम की बात करते हैं कि आपने अगर किसी से काम लेना है, सबक याद करवाना है, तो उसको पर्सनल फ्रीडम देके जा, जितनी देर में तुम्हारा दिल है याद करके सुना दो, तो वो याद करके सुनाएगा। ये ह्यूमनिस्ट मानते हैं। बिहेवियरिस्ट मानते हैं कि उसको दो छड़ियां लगाओगे तो वो याद करेगा। ठीक है, कग्निटिविज्म में तो सिर्फ हम ये देखते हैं ना कि सीखा किस तरह से जाता है, या लर्निंग प्रोसेस किस तरह से चलता है, या कॉग्निशन इंसानी दिमाग के अंदर किस तरह से चलती है। अच्छा, अब जो ह्यूमनिस्ट है ना, इसमें आपने दो बड़े नाम याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके फाउंडर माना जाता है कार्ल रॉजर्स को। कार्ल रॉजर्स एक नाम है, और दूसरा है अब्राहम मैज्लो। अब्राहम मैज्लो, आप लोगों ने एक थ्योरी पढ़ी होगी, नीड्स हियरार्की थ्योरी। नीड्स हियरार्की थ्योरी। नीड्स हियरार्की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीपीएससी वाला सवाल पूछता है कि ये नीड्स हियरार्की थ्योरी, इसके फाउंडर कौन है या किसने पेश की थी, तो ये बंदे का नाम, अब्राहम मैस्लो का नाम याद रखना है। अब नीड्स हियरार्की क्या है, ये असल में ना जो अब्राहम मैस्लो, इसके मुताबिक अगर किसी बंदे को मोटिवेट करना है, चाहे वो वर्कर है, चाहे वो एम्प्लॉई है, चाहे वो बच्चा है या इंसान है, बेसिकली ये ह्यूमनिज्म के ऊपर बात करते हैं ना, इंसान के ऊपर बात करते हैं, तो उसकी ना पांच किस्म की नीड्स हैं। ठीक है, ऐसे जो सबसे बेसिक लेवल पे नीड्स हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इस बंदे के मुताबिक, इसलिए इसने ये एक पिरामिड बनाई है, एक ट्राइंगल बनाई है। तो इसमें देखिए ना, नीचे वाला जो एरिया है वो ज्यादा है, नीचे वाला जो एरिया है वो ज्यादा है, इसलिए अब्राहम मैज्लो कहता है कि जो नीचे वाली नीड है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने किसी, मतलब अगर आप ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर हैं, तो आपने किसी एम्प्लॉय को मेंटेन रखना है, तो सबसे पहले आप उसकी बेसिक नीड्स, इनको बोलते हैं बेसिक नीड्स, को पूरा करें। बेसिक नीड्स में क्या आ जाता है, हर शख्स को खाना चाहिए, हर शख्स को घर चाहिए, और हर शख्स को सिक्योरिटी चाहिए। तो सबसे नीचे ये तीन नीड्स हैं। अगर ये किसी के पास, मैंने बताया ना कि ह्यूमनिस्ट मानते हैं कि अगर किसी को आपने मोटिवेट रखना है, तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ चीजें हैं जिनको फुलफिल करना जरूरी है। और वो जो चीजें हैं वो इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। और उसकी सबसे अच्छी एक्सप्लेनेशन ये नीड्स हायरार्की थ्योरी में मिलती है। पीपीएससी वाले का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है कि नीड्स हायरार्की थ्योरी किस बंदे की है, तो ये अब्राहम मैस्लो की है। अब्राहम मैस्लो ने इंसानी जरूरियात को पांच ग्रुपों में डिवाइड किया है, ये पांच पैरामिड में, एक, दो, तीन, चार, पांच। और ये लिखें, ये नीड्स लिखा हो ना, और आगे लिखा हुआ हेरारकी। हेरारकी का मतलब होता है कि एक तरतीब, जैसे दादा, फिर बाप, फिर हमारा बेटा, फिर पोता, ये एक हेरारकी है। ठीक है, तो इसी तरह इन नीड्स की भी हेरारकी है। वो नीड्स की हेरारकी जो है वो नीचे से ऊपर को फुलफिल होती है, नीचे से ऊपर को। सबसे नीचे जो बॉटम में है वो नीड्स हेरारकी, नीड्स, बेसिक नीड्स है इंसान की। तो ये जो क्या नाम है इसका, मैस्लो मानते हैं कि अगर किसी शख्स की बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाएं, तो वो थोड़ा सा मोटिवेट हो जाता है और वो आगे चला जाता है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है, अगर अब देखो जिस बंदे के पास खाना भी हो, शेल्टर भी हो, सिक्योरिटी भी हो, उसका दिल करता है कि यार मेरे पास मुझे 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 को मोहब्बत करने वाला भी हो। ठीक है, इमोशनल नीड्स आ जाती हैं। एक सेकेंड, लेट मी सर्च। नीड्स हायरार्की थ्योरी में क्या क्या आती हैं, पांच, अगर किसी को याद है तो मुझे बता दें। सेफ्टी नीड्स, ये आपके सामने ना एक
स्क्रीन पे आ रहा है, एक पिरामिड्स आ रही है, पिरामिड अब आपने ना देखनी है। ये देखें, सबसे पहले जो है सबसे छोटी जो नीड्स है नीचे है वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड में आ जाता है हमारे जिस्म के लिए जो सबसे छोटी जरूरियात इंपॉर्टेंट, जिस्म की जो जरूरियात हैं वो है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स। उसमें हमारा फूड आ जाता है, उसमें हमारा पानी आ जाता है। ये जो अब हमारी पेन को ख़त्म करने के लिए, हमारी भूख को ख़त्म करने के लिए, हमारे प्यास को ख़त्म करने के लिए जो ज़रूरियात हैं उनको फिजियोलॉजिकल नीड बोला जाता है। अब जिस बंदे के पास खाने के लिए पैसे भी हों, उसके पास पानी भी हो, फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो रही हो, तो उसका दिल करता है कि मेरा जो खाना है, मतलब अगर मेरे पास ये गंदम पड़ी है, 50 मन गंदम घर में पड़ी है, पैसा पड़ा है, तो इसकी कोई सिक्योरिटी करने वाला भी हो। तो अगली जो नीड्स है वो सेफ्टी नीड्स है। अब जिस बंदे के पास सेफ्टी भी हो, मतलब सेफ्टी के लिए क्या होगा फिर, उसका मकान बना होगा, वो सेफ, अपने आप को सेफ फील करेगा। जब एक बंदे के पास फूड शेल्टर भी पूरा हो रहा है तो फिर उसका दिल करता है कि मेरी सोशल नीड्स हो कुछ, मतलब मेरे आने आले दुआले मेरे चाहने वाले हों, मेरे दोस्त हों, मेरे रिश्तेदार हों, वो मेरे पास बैठे। तो फिर वो अपनी सोशल नीड्स को पूरी करने की कोशिश करता है। और जब किसी की सोशल नीड्स भी पूरी हो रही हों तो फिर वो उसके अंदर सेल्फ इस्टीम पैदा होती है, मतलब वो अपने आप को थोड़ा सा ना मुमताज समझने लगता है, थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट समझना शुरू कर देता है। तो इसको सेल्फ इस्टीम बोलते हैं। जब ये वाली जरूरत पूरी हो तो सबसे ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पीपीएससी वाला पूछता है कि ही नीड्स हायरार्की थ्योरी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट नीड या सबसे हाईएस्ट नीड कौन सी है? सबसे हाईएस्ट नीड है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। देखें, इसका पूरा होना जरूरी नहीं है, और मैस्लो के मुताबिक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बहुत कम लोगों की पूरी होती है, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के दर्जे तक बहुत कम लोग जानते हैं, जाते हैं। जरूरी क्या है? सबसे बेसिक नीड कौन सी है आपकी जनाब? फूड, वाटर, शेल्टर और रेस्ट वगैरह, ये हैं बेसिक नीड, फिजियोलॉजिकल नीड्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट हैं और इनका फुलफिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये कहाँ पे आती हैं? सबसे नीचे बॉटम में, और सबसे ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है? अभी हम ना आगे जाके 3 4 वर्ड पढ़ेंगे, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और एक और होता है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। इस तरह के 3 4 टर्म्स हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है भाई, एक बंदे की ये पहली 4 तरह की नीड्स पूरी हो रही हों तो फिर वो अपने आप को ना एक किस्म का अंदाता समझने लग पड़ता है। वो समझता है कि जो कुछ इस दुनिया के अंदर है वो मैं ही हूँ, या इस मेरी सोसाइटी के अंदर जो कुछ है वो मैं ही हूँ, और कुछ भी नहीं है, बाकी सब फारिग हैं, छोटे हैं, मैं बड़ा हूँ और मेरा हुक्म चलना चाहिए। जो कुछ है वो मेरे पास ही रहना चाहिए, लोगों को मेरे पास से लेना चाहिए। ये जो सोच है इसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहा जाता है। एक्चुअली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज अ स्टेटस जहाँ पे कोई बंदा पहुंच के ये सोचता है कि मैंने अपने आप को मुकम्मल तौर पे परफेक्ट बना लिया है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब अपने आप को परफेक्ट बना लेना। अब जब आप परफेक्ट बना लेते हैं तो इट मीन्स कि यू हैव एवरीथिंग। तो ये वो वाला, यू हैव पावर, यू हैव मनी, यू हैव बिजनेस, यू हैव एवरीथिंग, सोशल स्टेटस, सब कुछ। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इस मैस्लो के मुताबिक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बहुत कम लोगों की फुलफिल होती है। ये वो डिज़ायर है, ये वो नीड है जो बहुत ही कम लोगों की फुलफिल होती है। तो आई होप सो के समझ गए होंगे। तो ये जो मैस्लो है ये कहता है कि जैसे जैसे एक शख्स की नीचे वाली नीड्स नीड्स पूरी होती हैं तो वो अगली स्टेज में चला जाता है। जिसके पास फूड शेल्टर वगैरह आ जाए तो वो फूड शेल्टर के बाद सिक्योरिटी नीड्स के ऊपर चला जाता है, और जिसकी सिक्योरिटी पूरी हो जाए, सेफ्टी पूरी हो जाए, वो सोसाइटी के अंदर सोशलाइजेशन करना शुरू कर देता है, और उसके बाद सेल्फ स्टीम एक्सेट्रा। तो आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी। इसमें आपने ये याद रखना है बेसिक नीड्स कौन सी हैं भाई। बेसिक नीड्स हैं आपकी जो सबसे नीचे बॉटम पे दी हुई है, फिजियोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड्स ये आपने याद रखना है। सबसे ऊपर कौन सी नीड है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। और ये थ्योरी किसने दी है? ये अब्राहम मैस्लो ने दी है। और ये जो नीड्स की थ्योरी है ये हियरार्किकल मॉडल है। ये सवाल पूछा होता है, ऐसे खाली जगह छोड़ देगा, वो सवाल पूछेगा कि अब्राहम मैस्लोज नीड्स थ्योरी इज एक्चुअली या बेसिकली, नीचे वो कहेगा ये हियरार्किकल है, ये मोनोटोनस है, ये किस तरह की है। तो आपने कहना है कि जी हियरार्किकल थ्योरी है। तो ये 5 7 सवाल इस थ्योरी के रिलेटेड है, और इनमें से एक पेपर के अंदर लाजमी आ जाएगा। फिर ये सवाल पूछता है कि ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी के प्रोटैगनिस्ट कौन से हैं? तो एक नाम आप लोगों ने याद रखना है,
कार्ल रॉजर और अब्राहम मैस्लो, इनमें से एक नाम दिया होगा फाउंडर का, तो आपने अब्राहम मैस्लो लगा देना। अगर कार्ल रॉजर दिया हुआ तो आपने ये याद कर देना है। ये जो कार्ल रॉजर है, इसने इसी थ्योरी ह्यूमनिज्म की बेस के ऊपर, मोटिवेशन की बेस के ऊपर काउंसलिंग शुरू की थी। तो इनको, कार्ल रॉजर को फादर ऑफ काउंसलिंग भी माना जाता है। ये भी सवाल पूछा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ काउंसलिंग, तो आप लोगों ने यहाँ नाम याद रखना है। फादर ऑफ काउंसलिंग कौन है जनाब जी? कार्ल रॉजर। अच्छा, इसके अलावा ये दो तीन हो गई, चार। चौथे नंबर पे जो अब साइकोलॉजी की ब्रांच आती है, उसका नाम है जी, आपने सिर्फ नाम याद रखना है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, इसकी कोई थ्योरी हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आपने नाम याद रखना है। गेस्टाल्ट का मतलब होता है होलसम, होलसम, मुकम्मल डेवलपमेंट। यानी कि ये मानते हैं कि अगर आपने किसी को कोई चीज़ समझानी है, किसी को कुछ पढ़ाना है, तो उसकी मुकम्मल तौर पर लर्निंग होनी चाहिए। इसको गेस्टाल्ट साइकोलॉजी या इनसाइटफुल लर्निंग भी बोला जाता है। इनसाइटफुल, इनसाइटफुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सवाल पीपीएससी लेवल पूछता है कि गेस्टाल्ट लर्निंग का मतलब क्या है। गेस्टाल्ट का मतलब है इनसाइटफुल लर्निंग। अब अगला इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के प्रोटैगनिस्ट कौन से हैं, या किस किस बंदे ने गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के ऊपर काम किया। तो दो नाम आपने याद रखने हैं। एक नाम है जनाब आपका वॉल्फगैंग कोलर, वॉल्फगैंग कोलर, कोलर, कोलर की एक थ्योरी भी है, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस हवाले से। कोलर, और दूसरा नाम है मैक्स वर्थिमर। ये वर्थिमर नाम याद रख लें, वर्थिमर या वर्थिमर, ये दो नाम आप लोगों ने याद रखने हैं। यहाँ पे भी मैंने नाम बता दिए, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अच्छा, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट अगली थ्योरी जो है, या अगली ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है, वो है साइको एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस का ताल्लुक होता है पर्सनैलिटी के साथ या इमोशंस के साथ। ठीक है, इमोशंस, इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। ये कौन सी थ्योरी है, ये कौन सी ब्रांच है साइकोलॉजी की? साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस का मतलब, साइको का मतलब पर्सनैलिटी या इमोशनल, आप ये यहाँ पे लें। यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट, इसका ताल्लुक किस चीज के साथ है? किसी भी शख्स की पर्सनैलिटी या उसकी इमोशनल डेवलपमेंट के साथ। तो साइको एनालिसिस के अंदर जितनी भी थ्योरीज हैं, उनका ताल्लुक इमोशनल डेवलपमेंट के साथ है। इंसान किस तरह से इमोशनली डेवलप होता है, मतलब जब जो छोटा होता है तो उसके इनबॉर्न इमोशंस होते हैं, डर, विदड्रॉल, फियर और विदड्रॉल, ये इंसान के ना, फियर और विदड्रॉल, ठीक है, ये इंसान के इनबॉर्न इमोशंस होते हैं। ये दो इमोशंस वो लेके आता है, लव एक और साथ है, तीन चार इमोशंस वो साथ लेके आता है। अब ये जो इमोशंस हैं, ये ओवर द पीरियड किस तरह से डेवलप होते हैं, क्या ये स्टेजेस में डेवलप होते हैं या ऐसे ही? जितने भी वैसे जो ये साइकोलॉजिस्ट है, मोस्ट ऑफ देम ने ये काम किया हुआ है कि उन्होंने डेवलपमेंट को स्टेजेस में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो साइको एनालिसिस के अंदर हम दो लोगों के नाम पढ़ते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइको एनालिसिस में जो सबसे बड़ा नाम हमें मिलता है, किसी को आइडिया है? फ्राइड। फ्राइड नाम आप लोगों ने सुना है, सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड का साइकोलॉजी की दुनिया के अंदर बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने इंसान की जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, इसके ऊपर काम किया हुआ है। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि सिगमंड फ्राइड ने भी जो हमारी डेवलपमेंट है, इसको स्टेजेस में शो किया हुआ है। पर्सनैलिटी के ऊपर इनकी एक थ्योरी है, जिसको एक्चुअली ये जो साइको एनालिसिस है ना, ये थ्योरी ही सिगमंड फ्राइड की है। मतलब वो पीपीएससी वाला सवाल पूछता है कि हु इज द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस, तो हाँ जी, वो सवाल पूछता है कि जो साइको एनालिसिस है, ये किसकी थ्योरी, हु इज द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस। तो आप लोगों ने नाम याद रखना है, सिगमंड फ्राइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सिगमंड फ्राइड जो है, इसकी थ्योरी आप लोगों ने ना खुद से पढ़ लेनी है काइंडली। इसकी स्टेजेस हैं, इसने ना आपकी जो पर्सनैलिटी है, इसने कॉन्सेप्ट दिया है कॉन्शियस थॉट का और सब कॉन्शियस थॉट का। दो कॉन्सेप्ट इसने दिए हुए हैं, कॉन्शियस थॉट का, कॉन्शियस थॉट, और एक कंसेप्ट इसने दिया हुआ है सब कॉन्शियस थॉट। ठीक है, तो पीपीएससी वाला ये भी सवाल पूछता होता है कि सब कॉन्शियस थॉट का कंसेप्ट किसने दिया है। और फिर इसने बताया है कि जो हमारी पर्सनैलिटी है ना, पर्सनैलिटी वो स्टेजेस में डेवलप होती है। ठीक है, तो ये पांच स्टेजेस इसने बताई हैं, वो पांच स्टेजेस भी आपने पढ़ लेनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखना है। अगेन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है?
फ्राइड की थ्योरी का नाम क्या है जी? साइकोएनालिसिस। फ्राइड ने सबकॉन्शियस का कॉन्सेप्ट किसने दिया है जी? फ्राइड ने दिया है। फ्राइड ने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को स्टेजेस में शो किया है। कितनी स्टेजेस हैं जनाब जी? 5 स्टेजेस हैं। उन स्टेजेस के नाम आपको रटे होने चाहिए, ये 5 नाम आप लोगों ने काइंडली देख लेने हैं। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा नाम हमें साइकोएनालिसिस के मिलता है, वो अंदर मिलता है, वो है एरिक एरिक्सन। ये बहुत बड़ा नाम है, एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन ने भी जो पर्सनैलिटी है, हमारे पर्सनैलिटी से मुराद है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट, कि हम किसी जगह पे किस तरह रिएक्ट करते हैं, उसको बोला जाता है पर्सनैलिटी। हाउ डू वी रिएक्ट इन अ सर्टेन सिचुएशन इज पर्सनैलिटी। हमारे इमोशंस किसी एक खास सूरत हाल में या किसी एक खास कंडीशन में किस तरह से काम करते हैं, इसको बोला जाता है पर्सनैलिटी। ठीक है। तो पर्सनैलिटी हमारे एक्चुअली बिहेवियर्स होते हैं, हमारे इंटरनल बिहेवियर्स, हमारे एक्सटर्नल बिहेवियर्स, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेने हैं। पीपीएससी से इसके बारे में सवाल पूछता है। एरिक्सन की थ्योरी का आप लोगों ने नाम याद करना है। ठीक है। एरिक्सन की थ्योरी को सोशो कॉग्निटिव थ्योरी भी बोला जाता है। मैं लेट में देख लें, एक मिनट देख। साइको सोशल थ्योरी, साइको सोशल थ्योरी, साइको सोशल थ्योरी। इसका मतलब ये है कि हम सोशलाइज हो के एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस लेकर अपनी साइको को, यानी कि अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। तो ये थ्योरी किसकी है जनाब जी? ये एरिक एरिक्सन की है, और ये भी पर्सनैलिटी थ्योरी, एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की थ्योरी। अब साइको जो एरिक्सन है, इसने 12 स्टेजेस के अंदर, इसने 12 स्टेजेस डेवलप अपनी 12 है या 8 हैं, कोई देखिएगा नेट से। शायद 8 हैं। 8 स्टेजेस के अंदर इसने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को आ, हाँ जी 8 हैं, बिल्कुल 8 हैं। इसने 8 स्टेजेस के अंदर पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब किया हुआ है कि हमारी पर्सनैलिटी जो है वो 8 स्टेजेस में डेवलपमेंट होती है। उन उन पर्सनैलिटी उन स्टेजेस में, हर स्टेज में हमें या बच्चे को एक क्राइसिस फील होता है, उसके सामने कोई मुश्किल सामने आती है, तो वो उस मुश्किल को जब ओवरकम करता है, तो वो अपनी पर्सनैलिटी को, अपने इमोशंस को स्ट्रेंथ कर लेता है, और उस हर मुश्किल को इसने क्राइसिस का नाम दिया हुआ है। तो इसकी हर स्टेज के अंदर बच्चे के लिए या इंसान के लिए एक क्राइसिस पैदा होता है। तो पहली जो इसकी स्टेज है उसको बोलते हैं ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये पहले 1 साल 1.5 साल तक की स्टेज है। इसके अंदर बच्चा या तो किसी भी बाहर वाले, मतलब एक्सटर्नल बंदे के साथ या तो ट्रस्ट डेवलप कर लेता है या मिसट्रस्ट डेवलप कर लेता है। अब आपने अक्सर देखा होगा कि जो छोटा बच्चा है वो घर में किसी की तरफ, किसी के पास बहुत ज्यादा जाता है, और किसी के पास जाता ही नहीं है, किसी को देख के डरना शुरू कर देता है। तो वो होता है क्या है एक्चुअली, वो अपना ट्रस्ट और मिस ट्रस्ट डेवलप कर चुका होता है, अपना एक इमोशन किसी को लेकर डेवलप कर चुका होता है। उसके बाद अगला आ जाता है अटोनमी वर्सेस शेम, शेम एंड डाउट। अटोनमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इसका मतलब ये होता है, वैसे ये आपको डिटेल में पढ़ लेनी है, मैं बस आपको स्टेजेस बता देता हूँ। अटोनमी वर्सेस शेम एंड डाउट में होता है कि जैसे कुछ काम करने में बच्चे कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और कुछ काम करने में वो कॉन्फिडेंट नहीं रहते, या उनका कॉन्फिडेंस यूं कह लें कि हमेशा के लिए खत्म हो जाता है यहीं से। आपने देखा होगा अक्सर बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। मतलब अगर हम बच्चों की बात करें तो पॉटी करना एक बहुत बड़ा मीनिंगफुल टास्क होता है बच्चों के लिए। तो छोटे बच्चे कुछ तो बहुत कॉन्फिडेंस से किसी जगह भी बैठ के भी किसी जगह भी कर लेते हैं, और कुछ उस पॉटी करने की वजह से शेम एंड डाउट में चले जाते हैं, विदड्रॉल में चले जाते हैं। तो उनके अंदर विदड्रॉल के इमोशंस फिर बाद की लाइफ में भी आ जाते हैं। और वो किस वजह से होते हैं, वो एक्चुअली ये देखना, इसने लिखा हुआ है साइको सोशल, कि बच्चा जो कुछ भी सीखता है ना, वो सोशल से, यानी कि सोशलाइजेशन से, सोसाइटी से, एक्सटर्नल प्रेशर से, या एक्सटर्नल डायरेक्शन से, या एक्सटर्नल ट्रेनिंग से सीखता है। तो वो जो विड्राल भी अगर किसी बच्चे के अंदर आया है, डर भी किसी बच्चे के अंदर आया है, तो वो एक्सटर्नल एक्टर्स की वजह से आया है। सोशलाइजेशन एजेंट होते हैं, एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। यानी कि देखो, अब जब बच्चा छोटा होता है, जिंदगी के पहले कोई 2 4 5 सालों में उसके अंदर जो भी सोशलाइजेशन होती है, वो उसके पेरेंट्स की वजह से होती है, उसके बहन भाइयों की वजह से होती है। फिर वो स्कूल चला जाता है, फिर टीचर उसकी सोशलाइजेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर साल डेढ़ बाद या कुछ अरसे बाद, फिर आगे जो उसके दोस्त होते हैं, क्लास फेलोज होते हैं, वो उसकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, वो उसको सोशलाइज करते हैं। तो ये सब लोग क्या है, एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है। तो अगर एक माँ ने शुरू से ही बच्चे को धमका के रखा है, तो उसके अंदर विड्राल का
जो एलिमेंट है वो पाया जाए। अगर एक माँ ने या एक फैमिली ने बच्चे को कॉन्फिडेंस में रखा है तो उसके अंदर ट्रस्ट डेवलप होगा, ऑटोनॉमी डेवलप होगी। ठीक है, तो ये इस तरह से एरिक एरिक्सन ने इन सारी स्टेजेस को डेवलप डिस्क्राइब किया हुआ है। तो ये पर्सनैलिटी की थ्योरीज हैं, ये आप लोगों ने याद रखनी है। इसमें ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। और मैंने इसकी इंपॉर्टेंट स्टेज आपको बता देता हूँ। इसमें ना एक स्टेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाती है, और वो स्टेज है, किधर गई, एक तो ये ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट को आपने याद रखना है, एक आपने ये ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट को याद करना है, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है जहाँ पे उसके अंदर ना आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा होता है बच्चे का। आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी क्राइसिस के नाम से वो स्टेज जानी जाती है। आइडेंटिटी क्राइसिस, हाई स्कूल क्राइसिस भी इसको बोला जाता है और आइडेंटिटी क्राइसिस भी बोला जाता है। ये तकरीबन ना पांचवी स्टेज है थ्योरी की। पांचवी स्टेज होगी, आप लोगों ने टर्म ढूंढ लेनी है, आइडेंटिटी क्राइसिस। इसकी थ्योरी जब पढ़ेंगे ना तो पांचवी स्टेज के अंदर ये आइडेंटिटी क्राइसिस बच्चे के अंदर आ जाता है। यानी कि ये वो पीरियड है जो अडोलेसेंस में आपने अक्सर देखा होगा, जब टीन एज में बच्चे जाते हैं ना तो उनके अंदर अक्सर एक आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। अपने आप को देख के शेम फील कर रहे होंगे, कोई किसी जगह पे खड़ा होगा, कोई पास आएगा तो वहां से उठ के चले जाएंगे। या कुछ बच्चे हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में मुहतात हो जाते हैं कि यार अब हमें क्या करना चाहिए। या कुछ बच्चे सोच लेते हैं कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं हूँ, किसी के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं हूँ। ये जो चीजें ना, ये बच्चे के अंदर आइडेंटिटी, ये इमोशंस बच्चे के अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा करते हैं। और ये इस चीज को डिस्क्राइब किया है एरिक एरिक्सन ने। और पीपीएससी ने बहुत दफा ये सवाल पूछा है कि आइडेंटिटी क्राइसिस का जो टर्म है ये किसने दिया है। ये फ्रायड ने दिया है, एरिक्सन ने दिया है, कोहलबर्ग ने दिया है, जेन पियाजे ने दिया। तो आपने एरिक्सन का नाम याद रखना है। और ये आइडेंटिटी क्राइसिस का मीनिंग क्या होता है ये भी आप लोग देख लीजिएगा। ओके विद इट। अच्छा, अब हमारी ये जो पर्सनैलिटी की थ्योरीज के ऊपर भी काफी सारी मैंने बात कर लिया है, और भी बात हो सकती थी लेकिन जो जरूरी है हम वो कर रहे हैं। अब इसके अलावा ना एक चीज है साइकोलॉजी के अंदर, वो है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस थ्योरीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों ने कर लेनी है। इंटेलिजेंस के ऊपर सबसे पहले जो हमें काम मिलता है ना वो 1905 में मिलता है। 1905 में इंटेलिजेंस साइकोलॉजी की एक ब्रांच है, और इंटेलिजेंस के ऊपर जो हमें सबसे पहला काम मिलता है वो हमें मिलता है जनाब जी 1905 के अंदर। 1905 के अंदर ये एक फ्रेंच सोल्जर हैं, इन्होंने एक टेस्ट। क्या नाम, क्या बात कर रहे थे, हाँ जी, हाँ इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस थ्योरीज के ऊपर बात कर रहे थे। तो 1905 में एल्फ्रेड नोबल, एक नाम याद रखना है, एल्फ्रेड बिनल बिनेट, एल्फ्रेड बिनेट। इस बंदे ने ना एक इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया था जिसको आईक्यू टेस्ट कहा जाता है। और ये कब बनाया गया था? 1905 में। तो पीपीएससी वाला सवाल पूछता है कि सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट कब बनाया गया और किस बंदे ने बनाया गया? एल्फ्रेड बिने ने ये बनाया था। ये 1905 की बात है, ये आप लोगों ने नाम याद रखना है। ठीक है। और इसके अलावा फिर आगे इंटेलिजेंस थ्योरीज है, मैं सिर्फ उनको उनके आपको ना नाम बता देता हूँ, आप लोगों ने ये नाम लाजमी याद करने हैं। ठीक है, इसमें से सबसे पहले जो इंटेलिजेंस की थ्योरी है वो है, दो तरह की थ्योरीज हैं। एक इंटेलिजेंस की थ्योरीज को ना दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक फैक्टर थ्योरीज होती हैं, ठीक है, और एक होती हैं ट्रायड थ्योरीज। ट्रायड थ्योरीज, फैक्टर थ्योरीज वाले साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि जो इंटेलिजेंस है ना ये दो तरह की है। इनके मुताबिक इंटेलिजेंस दो तरह की है। ठीक है, एक होती है जनरल इंटेलिजेंस जो सब लोगों में आती है, और एक होती है स्पेसिफिक इंटेलिजेंस जो मखसूस लोगों में होती है। ये फैक्टर थ्योरीज हैं। इसमें हमें इसमें हमें दो तीन थ्योरीज मिल जाती हैं। एक थर्स्टन की थ्योरी है, थर्स्टन प्राइमरी मेंटल एबिलिटी उसे कहा जाता है। और इसके अलावा हमें एक स्पीयरमैन है, चार्ल्स स्पीयरमैन, उसकी थ्योरी मिल जाती है। दो थ्योरीज हमें इसमें मिलती हैं। और इसके अलावा ट्राइड थ्योरीज हैं। ट्राइड थ्योरीज के अंदर सबसे बड़ी जो थ्योरी ना, दो थ्योरी सॉरी, वो जो मैंने थर्स्टन की बोली ना, एक है थर्स्टन की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज थ्योरी। इसने सात तरह की इंटेलिजेंस बताई हुई है कि सात तरह की इंटेलिजेंस होती है। और सबसे बड़ी थ्योरी जो है वो है गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी।
गार्डनर गार्डनर्स की थ्योरी का नाम क्या है? मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, ठीक है, ये नाम याद रखना है। ये जो ट्राइड फैक्टर थ्योरीज हैं, इनमें एक स्पीयरमैन का नाम याद रखना है आप लोगों ने। इसने इंटेलिजेंस को जनरल इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस में याद किया, डिस्क्राइब किया हुआ है। एक और नाम है, वो क्या था, थॉर्नडाइक, जिसकी मैंने बताया था, जिसको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है, उसने भी इंटेलिजेंस को फैक्टर इंटेलिजेंस का नाम दिया हुआ है। ट्रायड थ्योरीज में थर्स्टन की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज थ्योरी है और गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है। इनका मतलब क्या है? ये जो ट्रायड थ्योरीज वाले लोग हैं, ये कहते हैं कि इंटेलिजेंस कुदरती तौर पर इंसान की एक ट्रायड के तौर पे आती है। और ये कहते हैं कि जो इंटेलिजेंस है वो एक तरह की नहीं होती, वो मुख्तलिफ तरह की होती है। जैसे अगर हम गार्डनर की बात करें, तो इसने इंटेलिजेंस को आठ आठ फैक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। जो थर्स्टन है, इसकी थ्योरी का नाम है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। और गार्डनर की थ्योरी का नाम है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। इसने फ्रेम ऑफ माइंड के नाम से एक बुक लिखी थी, फ्रेम ऑफ माइंड। उसमें इसने जो हमारा दिमाग है उसको 8 तरह की इंटेलिजेंस या 8 तरह के फ्रेम्स में डिवाइड किया था। ठीक है, उनमें सबसे पहले अगर बात की जाए तो एक वर्बल इंटेलिजेंस होती है, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ों को देख के बोलने में समझने में ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। कुछ लॉजिकल मैथमेटिशियंस होते हैं, मतलब कुछ लोगों का लॉजिक बहुत ज़्यादा तेज होता है, उनके अंदर लॉजिकल इंटेलिजेंस पाई जाती है। मतलब इनके मुताबिक 8 तरह की इंटेलिजेंस है, लेकिन किसी शख्स के अंदर कोई एक इंटेलिजेंस जो है उसका स्केल सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसी तरह कुछ जो है वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस रखते हैं, मतलब वो म्यूजिकल टेस्ट रखते हैं। कुछ बॉडीली किनेस्थेटिक्स होते हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको डांस करना बहुत अच्छा लगता है, अच्छा आता है, जिम्नास्टिक्स में बहुत अच्छे होते हैं, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे लोगों को बॉडीली किनेस्थेटिक बोला जाता है। अच्छे रेसर होते हैं, अच्छे स्विमर होते हैं। तो ये रेसिंग स्विमिंग भी एक इंटेलिजेंस बयान की है गार्डनर ने। इसके अलावा कुछ लोग जो हैं वो क्या कहते हैं, स्पैटियल इंटेलिजेंस उनके अंदर होती है। स्पैटियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि वो चीज़ों को मतलब वो उनके तखयल बहुत अच्छे होते हैं, इमेजिनेशन की पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ऐसे लोग आर्किटेक्चर बनते हैं, पेंटर बनते हैं, मुसव्वर बनते हैं, या जो लिटरेरी फिगर्स होते हैं, लिखारी बनते हैं। ये स्पैटियल इंटेलिजेंस रखते हैं, यानी कि इनके दिमाग का जो कैनवस है वो सोचने पे और चीज़ों को इमेजिन करने पे बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, एम्पावर्ड होता है। तो ये ट्राइड थ्योरीज हैं जनाब जी। गार्डनर थ्योरी, ये पीपीएससी वाला बार बार पूछता है कितनी तरह की इंटेलिजेंस है, 8 तरह की इंटेलिजेंस है। उसकी थ्योरी का नाम क्या है? मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है। बाकी आपने नेट से देख लेना है, इसको पढ़ लेना है। बुक मैंने आपको बताई है, बुक में भी अच्छी तरह से दिया हुआ है, इनको डिस्क्राइब किया हुआ है। फिर थर्सन की थ्योरी है, उसका नाम है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। उसने 7 तरह की इंटेलिजेंस बताई हुई है। इंटेलिजेंस 2 तरह की होती है, एक फैक्टर थ्योरीज और एक ट्राई थ्योरीज। और इंटेलिजेंस के ऊपर सबसे ज्यादा सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट किसने बनाया था? 1905 में अल्फ्रेड नोबल ने बनाया था। यहाँ पे एक और चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों ने खुद ही कर लेनी है। आईक्यू लेवल। आईक्यू लेवल को ना मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। ये जो वो पीआईटीबी की जो बुक है ना, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की साइकोलॉजी की बुक, उसके अंदर भी एक टेबल दिया हुआ है। यानी कि अगर किसी बच्चे का आईक्यू 40 से लेके 60 तक होगा तो उसको क्या कहेंगे, 60 से लेके 80 तक का होगा तो उसको क्या कहेंगे, 80 से लेके 100 तक होगा तो वो क्या कहलाएगा, 100 से 120 तक होगा तो क्या कहलाएगा। और अगर 120 से 140 किसी का आईक्यू, ये हाईएस्ट लेवल है, ये वो ज़हीन फतीन बच्चे होते हैं, तो इनका क्या नाम है। तो ये कैटेगरीज हैं आईक्यू की, ये भी आप लोगों ने देख लेनी है। पीपीएससी बाज़ औक़ात इसमें से पूछ लेता है, और ज़्यादातर वो यही ऊपर वाली ही और नीचे वाली ही पूछता है स्टेजेस। तो आई होप सो कि आप लोगों ने आप लोगों को अच्छी समझ आई होगी। आपने नोट्स बनाए, इन नोट्सों को अब आगे एलेबोरेट करना आप लोगों का अपना काम है। मैंने आपको इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट बहुत सारे सवाल बता दिए। अगर आप अब आई इसका टेस्ट देंगे तो इंशाल्लाह इसमें से कुछ 10-12 जो इसके साइकोलॉजी के सवाल आएंगे वो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। मजीद आप लोगों ने इन डेप्थ रीडिंग करनी है, एमसीक्यूज याद करने हैं, तो और वो ज़रूरी है आपने याद करने। आप रिपीटेडली याद करेंगे ना चीज़ों को तो इंशाल्लाह आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। एनी क्वेश्चन जी? कल हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। कोई सवाल है अगर किसी का तो वो आप लोग पूछ सकते हैं।
अच्छा जी, किसी का सवाल है कि हम इन थ्योरीज को एजुकेशन से कैसे रिलेट कर सकते हैं। देखें, एक तो चीज़ ये है कि मैंने कल भी बताया था, अगर आपने कल शायद क्लास ली हो, एक होता है लर्निंग प्रोसेस, जिसमें एक होता है टीचर, एक होता है स्टूडेंट और एक होता है कंटेंट। जब टीचर ने पढ़ाना है तो उसको ये पता होना चाहिए कि मेरे स्टूडेंट की इंटेलिजेंस कितनी है, मेरा स्टूडेंट किस तरह का लर्नर है, स्लो लर्नर है, हाई लर्नर है, ठीक है, या वो मार से पढ़ता है, वो प्यार से पढ़ता है, वो रिवार्ड से पढ़ता है, तो ये एक टीचर को पता होना चाहिए। तो इट मीन्स कि अगर हमें ये थ्योरीज का पता होगा, हाँ ये इद ईगो सुपर ईगो, ये आप ना उस पर्सनैलिटी थ्योरी में पढ़ लीजिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इद ईगो असल में ये एक मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है, इसकी मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है इसकी, प्याजे फ्राइड की, उसके अंदर इसने इद ईगो और सुपर ईगो ईगो का जिक्र किया हुआ है। एक ईगो और सुपर ईगो का, इसको छोड़ें। अच्छा, तो मैम ये किसी का सवाल है जी, एजुकेशन के साथ कैसे रिलेट करते हैं, तो भाई ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि टीचर को स्टूडेंट के बारे में इल्म होना चाहिए। टीचर को ये भी पता होना चाहिए कि लर्निंग थ्योरिस्ट या साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि बच्चे किस तरह से सीखते हैं। दूसरी बात, मैंने एक और चीज़ कल आपको बताई थी, जो मैंने कहा था कि शायद आपको मेरे हर लेक्चर में मिले। सबसे पहले जब भी कोई कुरिकुलम डेवलप होता है तो एम्स बनाए जाते हैं, एम्स की बेस के ऊपर कंटेंट बनाया जाता है, और जब कंटेंट लिखा जाता है तो वो भी हमेशा लर्निंग नीड्स को मद्देनजर रखते हुए, लर्निंग नीड्स, कि एक बच्चे की लर्निंग नीड्स क्या है, क्या उसने उसने मार से सीखना है, प्यार से सीखना है, थोड़ा सीखना है, ज्यादा सीखना है, लर्निंग नीड्स को सामने रखते हुए कंटेंट डेवलप किया जाता है। उसके इंटेलेक्चुअल एप्टीट्यूड को, कि वो कितना सीख सकता है, इसको देख के तीसरी क्लास में नाउन प्रोनाउन रखे जाते हैं। और अगर लर्निंग नीड ये है, ये बताती है कि एक तीसरी क्लास का बच्चा नाउन प्रोनाउन नहीं सीख सकता, तो उसको कंटेंट में नहीं डाला जाएगा। तो ये कब पता चलेगा, जब वो साइकोलॉजिकल इंडिविजुअल डिफरेंसेस पता होंगे टीचर को या करिकुलम एक्सपर्ट्स को। तो इस तरह से इनको करते हैं एजुकेशन के साथ रिलेट। और फिर उन कंटेंट की बेस के ऊपर टीचिंग मेथड्स डिसाइड किए जाते हैं। अब टीचर को पता होता है कि भाई मुझे किस मेथड से पढ़ाना है, और कब पता चलता है, जब वो माइंड्स को रीड कर रहा होता है कि यार ये बच्चे को तो इस तरीके से समझ ही नहीं आ रही। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे टीचर ऐसे हैं, कॉम्पिटेंट टीचर्स, पढ़ाते वक्त ही अपना टीचिंग मेथड चेंज कर लेते हैं। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता होता है कि आपका बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा। अब अगली बात ये है कि सर, अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि एजुकेशन के साथ इनको किस तरह से रिलेट करते हैं। अभी इम्पोर्टेंट ये है कि आपने करने हैं अपने नंबर सेव, तो आप रेलेवेंट चीज़ों के ऊपर रहें। लेकिन फिर भी मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए रेडी हूँ और मैं देता हूँ। और कोई सवाल जी? हाँ जी, मैं इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, लेकिन कल, आज नहीं। अभी दो थ्योरीज हैं जनाब, ये जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, साइकोसेक्सुअल थ्योरी भी कहा जाता है इसको, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट भी थ्योरी कहा जाता है। वो जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी है वो फ्राइड की पर्सनैलिटी थ्योरी है। और जो ये इद ईगो सुपर ईगो वाला मामला है, ये इसकी फ्राइड की मॉरल डेवलपमेंट की एक थ्योरी है। मॉरल डेवलपमेंट, इसने मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर इसने भी काम किया हुआ है, प्याजे ने भी काम किया हुआ है, कोहलबर्ग ने काम किया हुआ है। ये जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरीज भी दी हुई हैं, इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट की भी थ्योरी दी हुई है, और एक दूसरे के मतलब काम में इन्होंने अपना काम भी डाला हुआ है। तो ये जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, ये पर्सनैलिटी की थ्योरी है। और जो इद सुपर ईगो, ईगो और सुपर ईगो वाला मामला है, ये मॉरल डेवलपमेंट की फ्राइड की थ्योरी है। ये नाम याद रखिएगा आप, ये फर्क याद रखिएगा। और जो साइको एनालिसिस का टर्म है, साइको एनालिसिस, ये एक ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है जिसमें इमोशनल डेवलपमेंट और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा जाता है। ओके जी।